केवल पूर्णता के लिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए डेटा डाल दूं। यह आई वाई और एक्स, आई एक्स प्लस वाई, ये सभी चीजें माइनस एक्स माइनस आई वाई क्यों आती हैं? ऐसा इसलिए है यदि आप स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाई एक शून्य को इस नॉर्मलाइजेशन तक कॉस थीटा है। कॉस थीटा और कुछ नहीं बल्कि z कंपोनेंट के समानुपाती होता है। y1 के पास i फाई है जिसे आप cos फाई प्लस i sin फाई के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ sin थीटा है। उन्हें कंपोनेंट्स में हल करने के लिए जो आपको यहाँ मिलता है वह x प्लस आई वाई माइनस है। और यदि आप y1 माइनस 1 देखते हैं तो यह x माइनस आई वाई है। इन बातों को याद रखें तो यह पोजीशन कंपोनेंट्स के लिए है। आप किसी भी वेक्टर कंपोनेंट्स के लिए उसी तरह लिख सकते हैं। यह एक रैंक है। सुपरस्क्रिप्ट मेरी रैंक 1 को इंगित कर रहा है। यहाँ आपको के क्यू आई सुपरस्क्रिप्ट रैंक के लिए और सबस्क्रिप्ट क्यू वैल्यूज के लिए डालना चाहिए था। यह सिर्फ एक अलग नोटेशन है। कुछ बुक्स इस नोटेशन को फॉलो करती हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यह वास्तव में क्या है। तो इसे पोजीशन वेक्टर के लिए देख रहे हैं जो z के समानुपाती है। आप इसे z कंपोनेंट कह सकते हैं। इसी तरह आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कह सकते हैं q बराबर +1। कंपोनेंट इसके सिमिलर है जो कि हमने यहाँ लिखा है। और आखिरी में यहाँ नॉर्मलाइजेशन की सूक्ष्मता है। शायद उस स्लाइड में मेरे पास था, लेकिन जब मैंने इसे इस पर लिखा तो मैंने इसे नहीं लिखा। क्या यह सही है? मेरे पास यह था। हाँ, यहाँ स्क्वायर रूट 2 है। इसे भी शामिल किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है। कम से कम रैंक 0 टेंसर एक स्केलर है जो आपके लिए स्पष्ट होना चाहिए। रैंक एक टेंसर एक वेक्टर है और वेक्टर आपके नॉलेज को स्फेरिकल हार्मोनिक्स पर रखता है जो पोजीशन ऑपरेटर के लिए लागू होता है। आप x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट को लिखने के बजाय उस नोटेशन में किसी भी वेक्टर ऑपरेटर को ट्राई कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आप इसे के q को 1 0 1 1 और 1 माइनस 1 के रूप में लिखना चाहेंगे, या आप सबस्क्रिप्ट के तहत एक सुपरस्क्रिप्ट डाल सकते हैं जहां सुपरस्क्रिप्ट k से मेल खाती है और सबस्क्रिप्ट q से मेल खाती है। यह रैंक 1 के टेंसर के लिए है। तो मैंने पहले ही कहा है कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स और के q के बीच बहुत समानता है और इसी तरह औपचारिक रूप से पोजीशन वेक्टर के अलावा किसी भी अन्य वेक्टर के लिए आप एक समान व्यवहार कर सकते हैं कि कैसे के क्यू रोटेशन के तहत व्यवहार करता है, उसी तरह से ऑपरेट करने के साथ सिमिलैरिटी ट्रांसमिशन में भी व्यवहार करता है। तो फिर हमें आपको देखना होगा कि सीजी कोएफिशिएंट्स 2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स या 2 पार्टिकल्स को एंगुलर मोमेंटम J1 और J2 के साथ लेकर किया है। यह 2 टेंसर क्यों नहीं बना सकता है? और देखो क्या होता है। यही तुम पूछोगे। मान लीजिए कि मेरे पास एक टेंसर है। मैं एक और टेंसर लेती हूँ। यदि इन 2 टेंसरों को जोड़ दिया जाए जो कि एक अयुग्मित स्टेट की तरह है, जिसे हम इसे एक रिड्यूसिबल टेंसर कहते हैं। क्यों रिड्यूसिबल? यह रॉ थिंग है जहाँ मैं इसे रिड्यूस कर दूंगी और इसे ट्रेस एंटी सिमेट्रिक की तरह बनाऊंगी जो हमने किया और इसे इरेड्यूसिबल टेंसर में बनाया है। इसलिए मैं आपके लिए रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल की अवधारणा पर ला रही हूँ, जैसे कि अयुग्मित स्टेट्स वह हैं जिन्हें आपने अभी अभी एक टेंसर प्रोडक्ट लिया है और लिखा है। लेकिन फिर आपने यह भी कहा कि युग्मित स्टेट में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे जब आपने 2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स को लिया तो स्पिन J1 के बराबर सभी स्टेट्स में आप केवल 1 के बराबर J के लैडर ऑपरेशन से जा सकते हैं और सभी स्टेट्स सिमेट्रिक थे।
और फिर स्पिन जे शून्य स्टेट के बराबर था, जिसे हमने ऑर्थोगोनैलिटी द्वारा एक शून्य स्टेट के साथ पाया, और फिर हमने पाया कि यह एंटी सिमेट्रिक है। तो कुछ प्रकार के सेपरेशन है और उनमें से प्रत्येक स्टेट्स है जिसे हम अलग मॉड्यूल कहते हैं। यह एक अलग मॉड्यूल है, तो मुझे औपचारिक रूप से कहने की कोशिश करने दे कि इससे मेरा क्या मतलब है, और यही वह है जो हम रचना करके करने जा रहे हैं हमें बताता है। तो मुझे कुछ मिनट दें और कोशिश करें और आपको कुछ जार्गन्स बताएं। यदि आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको यह देखने को मिलेगा। तो यह है जो हमने J1 M1 टेंसर प्रोडक्ट J2 और M2 के रूप में किया था, जिसे हमने इसे युग्मित स्टेट कहा था। मुझे J1 J2 को सप्रेस करने दे तो यह अयुग्मित है। और फिर हमारे पास एक और था जो JM था, जिसे मैं सुविधा के लिए मैंने इस ब्रैकेट को रखने की कोशिश की, जिसे मैंने इसे युग्मित कहा। यह भी J1 बराबर J2 बराबर हाफ के लिए 4 डायमेंशनल है, और इसे J बराबर एक M और सम साथ में J बराबर 0 और 0 के रूप में लिखा जा सकता है। यह वही है जो आपने देखा था, और यह 3 डायमेंशनल था और यह एक डायमेंशनल था। तो यह एक स्केलर स्टेट या एक स्केलर ऑपरेटर या अनैलजी स्केलर ऑपरेटर या सिंगलेट स्टेट की तरह है। और सिंगलेट स्टेट एक सिंगलेट स्टेट और रोटेशन के रूप में रहता है, क्योंकि भले ही आप ई को J प्लस ऑपरेटर J माइनस ऑपरेटर के रूप में करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका एक्सपोनेंशियल एक आइडेंटिटी ऑपरेशन की तरह होगा, सही। e की पावर I J डॉट थीटा बाय H क्रॉस J बराबर 0 0 पर आपको वही स्टेट देगा। यह एक आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह व्यवहार कर रहा है, सिंगलेट स्टेट रोटेशन से अप्रभावित है। आपकी स्केलर ऑपरेटर के समान है जो रोटेशन के तहत समान रहता है, और यह रोटेशन के तहत ट्रांसफॉर्म हो जाएगा J इस स्टेट के बराबर। यह एक स्पिन स्टेट की तरह रोटेशन के तहत ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और यही थिंग उन ऑपरेटर्स के लिए भी होगी जो वेक्टर ऑपरेटर हैं। लेकिन ऑपरेटर्स में आपको एक सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। स्टेट वेक्टर U ऑपरेटर द्वारा ट्रांसफॉर्म होता है, ऑपरेटर्स U डैगर ऑपरेटर U द्वारा ट्रांसफॉर्म होगा। यह सब संशोधन है, तो आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार की रिंगिंग है जो आपको बताती है कि अयुग्मित आधार में कुल 4 डायमेंशनल प्रतिनिधित्व है। आप इसे रोटेशन के तहत कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ हल कर सकते हैं। स्टेट जो रोटेशन के तहत इनवेरिएंट है, एक अन्य स्टेट जो रोटेशन के तहत एक वेक्टर की तरह व्यवहार कर रहा है। 3 कंपोनेंट्स। तो यह रिजोल्यूशन जिसे हमने CG कोएफिशिएंट द्वारा निपटाया है, हमने CG कोएफिशिएंट किया है जहां हमने यह रिजोल्यूशन किया था। अब मैं ऑपरेटर्स के लिए वही थिंक करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यह पिछले लेक्चर में यही संकेत दे रही थी कि यदि आप 2 वेक्टर्स लेते हैं, सभी ऑपरेटर्स के पास केवल इंटीजर J होगा, तो मैं K और Q को कॉल कर रही हूँ। और तो यदि आप K1 और Q1 का T लेते हैं और K2 Q2 के T का टेंसर प्रोडक्ट लेते हैं, यह एक औपचारिक रूप से समान है जो K1 K2 Q1 Q2 समानता के समान है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ऑपरेटर्स हैं, ये स्टेट्स हैं। जो समानता आपको बताती है कि यह इसकी डायमेंशनलिटी है, यह आपको किस रैंक का टेंसर देगा। 1 K1 प्लस K2 औपचारिक रूप से, लेकिन यह रेड्यूसिबल टेंसर होगा। रेड्यूसिबल से मेरा क्या मतलब है? यह एक रॉ टेंसर है जहां आपने उन्हें जोड़ दिया है, लेकिन अब मुझे रोटेशन प्रॉपर्टीज के संबंध में हल करना है। उन्हें हल करें। आप कैसे हल करेंगे? उसी CG कोएफिशिएंट का उपयोग करके।
और इसे एक एक क्यू में तोड़ देंगे। या कॉरस्पॉन्डिंगली मैं कह सकती हूँ था कि यह के क्यू का टी है। तो यह लीनियर योग है जो के बराबर के एक माइनस के दो से के एक प्लस के दो है। यह लीनियर योग है, तो इस लीनियर योग से मेरा मतलब है कि एक माइनस के दो के मोड़ का टी कॉरस्पॉन्डिंग क्यू मोड़ के एक माइनस के दो प्लस एक का टी का योग क्यू डॉट अंत में अंतिम वाला के एक प्लस के दो क्यू होगा। यह योग जो मैं लिख रही हूँ जिसे हम किसी प्रकार का प्रत्यक्ष योग कहते हैं, इस तरह एक प्रत्यक्ष प्रोडक्ट है जिसे हम इसे प्रत्यक्ष योग कहते हैं। इनमें से प्रत्येक इरेड्यूसिबल टेंसर हैं। सभी अलग है। तो यह पीस जब मैं प्रोडक्ट को एक अयुग्मित स्टेट की तरह लेती हूँ, हम रेड्यूसिबल टेंसर कंसीडर करते हैं। हमने वही किया है, हमने बीजे के तहत आई लिया है। यह रैंक एक वेक्टर आई और वेक्टर बीजे कंपोनेंट्स, और फिर मैंने इसे औपचारिक रूप से रैंक 2 के कुछ टेंसर के रूप में लिखा था। यह रेड्यूसिबल टेंसर है। यह रैंक 1 का वेक्टर है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। यह भी रैंक 1 का एक वेक्टर है। आपके पास रैंक 1 के दो वेक्टर थे। आपने दो वेक्टर्स का एक टेंसर प्रोडक्ट लिया और आपको रैंक 2 का एक रॉ टेंसर मिला जिसे रेड्यूसिबल टेंसर कहा जाता है। और वह रेड्यूसिबल टेंसर आप इसे कंपोनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं या इसे इरेड्यूसिबल टेंसर में हल कर सकते हैं, और उन कंपोनेंट्स में से प्रत्येक का रोटेशन के तहत एक स्पेसिफिक व्यवहार होगा। रॉ का कोई स्पेसिफिक व्यवहार नहीं होगा। आप इसे सब कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस ए डॉट बी के अलावा और कुछ नहीं है जो रोटेशन के तहत इनवेरिएंट है। एक जो रोटेशन के तहत इनवेरिएंट है वह सिंगलेट स्टेट की तरह है जो रोटेशन ऑपरेटर के तहत नहीं बदलता है। तो वह स्केलर दो वेक्टर के टेंसर प्रोडक्ट से निकाला गया एक इरेड्यूसिबल टेंसर है। और आप कैसे निकालेंगे? आप सीजी कोएफिशिएंट का उपयोग उसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं और रेड्यूसिबल टेंसर से इरेड्यूसिबल टेंसर को बाहर निकाल सकते हैं, जो आपको दो अलग अलग टेंसर रॉ मल्टीप्लाई करके मिला है। जब हमने वेक्टर्स किए तो आप वेक्टर ए और वेक्टर बी लेते हैं। जब आप उन्हें कंपोज करते हैं तो आप डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, केवल औपचारिक रूप से एआई को बीजे के साथ ले रहे हैं, जहां में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 या जे 1 2 3 हो सकता है। कितने कंपोनेंट्स हैं? 9 3 क्रॉस 3 जो 9 है। तो 9 को 3x3 मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है। मैं इसे रैंक 2 टेंसर के रूप में कह सकती हूँ। मैं औपचारिक रूप से इसे TIG के रूप में लिख सकती हूँ, लेकिन यह रैंक 2 टेंसर रेड्यूसिबल है। मैं इसे हल करना चाहती हूँ और इसे कंपोनेंट्स के रूप में लिखना चाहती हूँ जिसमें रोटेशंस के तहत स्पेसिफिक व्यवहार होता है। ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं इसे इस तरह हल करने की कोशिश करूंगी, इस तरह से। यह रिजोल्यूशन आपको याद है कि जब आपने युग्मित अवस्था में जाने के लिए इस अयुग्मित स्टेट को किया था तो इस रिजोल्यूशन ने आपको CG कोएफिशिएंट दिया था। वही CG कोएफिशिएंट मुझे ऐसा करने में मदद करेगा। यह अयुग्मित स्टेट नहीं है, इसे रिड्यूसिबल टेंसर कहा जाता है। मैं इसे इरेड्यूसिबल कंपोनेंट में तोड़ सकती हूँ। क्लियर है? आपको वापस जाना चाहिए और अब शिफ्ट को देखना चाहिए। यह क्वांटम मैकेनिक्स के सिमेट्रीज में बहुत अच्छी तरह से कहा गया है। वहाँ सेक्शन है जहाँ ये टेंसर बहुत अच्छी तरह से लिखे गए हैं।
यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। आपके पास एक टेंसर ऑपरेटर और स्टेट भी हो सकता है। आपको कोई नहीं बताता है कि आपको केवल देखना चाहिए, क्योंकि अब आप पीछे जा सकते हैं। आपको केवल दूसरे टेंसर ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई किए गए टेंसर ऑपरेटर्स के साथ काम करने की आवश्यकता नहीं है। एक अन्य टेंसर ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आप एक टेंसर ऑपरेटर को एंगुलर मोमेंटम की स्टेट पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि वे कॉम्पोजिशंस भी की जा सकें। इसलिए कृपया वापस जाएं और शिफ्ट पढ़ें और फिर जो मैं कहना चाह रही हूँ उसकी सराहना करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कम से कम आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यह रिड्यूसिबल टेंसर है और आप सीजी कोएफिशिएंट का उपयोग करेंगे, जैसे हम सीजी कोएफिशिएंट का उपयोग इस मोड के एक माइनस के 2 में एक से के एक प्लस के 2 के स्टेप्स में तोड़ने के लिए करते हैं। आपको इसे टेंसर के लिए भी करना होगा। तो टी के क्यू एक इरेड्यूसिबल टेंसर है जहाँ क्यू वैल्यूज लेता है। यह बस फिर से है और मैं दोहराने की कोशिश कर रही हूँ। स्टेट वेक्टर के क्यू के समान जैसे हम दो वेक्टर के टेंसर प्रोडक्ट लेते हैं, आप दो के टेंसर प्रोडक्ट ले सकते हैं। हम जो दो टेंसर वेट ट्रिवियली लेते हैं, यह टी के क्यू इरेड्यूसिबल टेंसर है। इसलिए दो इरेड्यूसिबल टेंसर का प्रोडक्ट आपको जनरल एक रेड्यूसिबल टेंसर देगा। इसलिए जब भी हम दो टी के क्यू के टेंसर प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रत्येक एक इरेड्यूसिबल टेंसर होता है। लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे 1+2 की तरह दिखने वाला रैंक वाला एक नया टेंसर मिलेगा और यह इरेड्यूसिबल टेंसर नहीं है। तो यह हमने लास्ट टाइम विस्तार से किया था। मैं इसे यहाँ फिर से दोहरा रही हूँ। हम दो वेक्टर के टेंसर प्रोडक्ट ले सकते हैं और हम IIJ लिख सकते हैं। यह हमारे नोटेशन में है। अब यह रिड्यूसिबल टेंसर है। AI रैंक 1 का इरेड्यूसिबल टेंसर था। यदि आप एक ही वेक्टर Ri और Rj लेते हैं तो प्रत्येक रैंक 1 का इरेड्यूसिबल टेंसर है। लेकिन प्रोडक्ट जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर देता है वह रिड्यूसिबल टेंसर है और आप उस रिड्यूसिबल टेंसर को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। यही मैं कह रही थी, लेकिन मैंने यहाँ सीजी कोएफिशिएंट्स नहीं किया। लेकिन आप यह भी कर सकते हैं। इसलिए यदि आप सीजी कोएफिशिएंट्स करते हैं तो यह आपको टुकड़े देगा। एक 8.b है जो एक ट्रेस की तरह है, दूसरा एक क्रॉस b है जो इस IIJ टेंसर के एंटी सिमेट्रिक टुकड़े की तरह है। अंतिम 9 में से शेष है। आपके पास पहले से ही एक कंपोनेंट है। यहाँ एक वेक्टर में 3 प्लस 1 4 है। कितने बचे हैं? 5। एक सिमेट्रिक ट्रेसलेस टेंसर में 5 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे। ट्रेस के साथ यह 6 होगा, लेकिन बिना ट्रेस के अगर हम ट्रेस को शून्य करना चाहते हैं तो एक और कंपोनेंट कंस्ट्रेंट है, तो यह 5 कंपोनेंट है। एक बार जब मुझे 5 कंपोनेंट्स मिलते हैं तो आप एक समानता देख सकते हैं। जब मैंने दो स्पिन एक स्टेट का टेंसर प्रोडक्ट लिया जो 9 डायमेंशनल था, अनुमत जे वैल्यूज हैं J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2, तो यह 0 है। 1 और 2, तो यह वही है जो आपने स्टेट्स के लिए लिखा होगा। यह वही है जो मैंने यहाँ हल करने की कोशिश की। और आपके स्टेट्स को फिर से लिखना। आपके ऑपरेटरों को दो ऑपरेटर्स के टेंसर प्रोडक्ट को फिर से लिखना है। क्योंकि मैंने इरेड्यूसिबल कंपोनेंट्स को हल किया है तो मैं इसे आपके लिए और अधिक पूर्ण करती हूँ। इसलिए मैं AIBJ ले रही हूँ। मुझे इसे T कॉल करने दें। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मुझे इसे CIJ के रूप में रखने दें। यह CIJ, मैं CII प्लस CIJ माइनस CJI/2 लिख सकती हूँ।
क्या यह सही है? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने Cij को थोड़ा आसान दिखने वाले फैशन में लिखा है। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। इसे मैं C टाइम्स डेल्टा Ij के 1/3 ट्रेस में लिख सकती हूँ। यह मैं इसे Aij के रूप में लिखूंगी। इस ब्रैकेट को देखें, इसे मैं Sij लिखूंगी। क्या कोई चेक कर सकता है कि Sij का ट्रेस 0 है या नहीं? तो मैंने क्या किया? मैंने बस उसी एलिमेंट को फिर से लिखा जो लेफ्ट हैंड साइड था, रिड्यूसिबल एलिमेंट है। मैंने उसी एलिमेंट को 3 टुकड़ों डेल्टा Ij में हल किया। हाँ, मैंने इसे ट्रेस C टाइम्स डेल्टा Ij के रूप में रखा है। तो Ij एलिमेंट्स को मैंने लिया है। तो मैंने किसी भी कंपोनेंट को औपचारिक रूप से टुकड़ों को जोड़ने के रूप में लिखने का प्रयास किया है, जैसा कि यह इंगित कर रहा है कि मैं इस तरह से स्पष्ट रूप से लिख सकती हूँ ताकि सूचकांक सभी दिखाई दे सके। तो आप CLL का उपयोग कर सकते हैं और फिर डेल्टा Ig डाल सकते हैं। क्या आप यही कह रहे हैं? तो CLL का मतलब है कि यह लैम्ब्डा है। तो मैंने फिर से फैशन में लिखने की कोशिश की है, जहां रोटेशन के तहत एंटी सिमेट्रिक टेंसर सिमेट्रिक टेंसर बन सकता है कि इस तरह की अराजकता होती है। तो आपके पास 2 डेल आर होंगे जो आपके पास सिमेट्रिक होगा, और यदि आपके पास एक एप्सिलॉन Ij के है तो आप इसे 0 पर रखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट 2 अलग अलग स्पेस पर है। मुझे विश्वास है कि आप अपने चारों ओर खेल सकते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको एक एप्सिलॉन Ij के देती हूँ और मैं आपको Pj P के देती हूँ। यह क्या है? यह सिमेट्रिक है, यह एंटी सिमेट्रिक है, तो हमेशा 0 होता है। इसलिए सिमेट्रिक प्रोडक्ट और एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट, एंटी सिमेट्रिक टेंसर और सिमेट्रिक टेंसर हमेशा 2 अलग अलग स्पेस होते हैं। तो केवल थिंग यह है कि ट्रेस टर्म रोटेशन के तहत इनवेरिएंट है या सिंगलेट की तरह व्यवहार कर रहा है। और फिर आपके पास सिमेट्रिक टेंसर है जो वास्तव में एक अक्षीय वेक्टर प्रकार है, लेकिन यह रोटेशन के तहत एक वेक्टर की तरह व्यवहार करता है। और फिर आपके पास शेष, जिसे सममित ट्रेसलेस टेंसर लिखा जा सकता है। इसके 5 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं और इसके 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, और यह सिर्फ एक है। तो यह जिसमें 9 कंपोनेंट्स हैं और 9 3 में आ गए हैं। एक वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरे वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और इन 9 कंपोनेंट्स को ठीक वैसे ही हल किया जा सकता है जैसे हम CG कोएफिशिएंट्स करते हैं। आप इसे हल कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं, और आप पाएंगे कि रैंक 0 प्लस रैंक 1 प्लस रैंक 2। तो अब मैंने जो दिखाने की कोशिश की है वह यह है कि कम से कम वेक्टर के साथ मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि आपको एक संकेत दिया गया है। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वह यह है कि यदि आपके एक Q1 लेते हैं कि 2 Q2 लेते हैं, तो आप इसे CG कोएफिशिएंट्स टर्म्स में लिख सकते हैं, जो के साथ मोड़ के 1 माइनस के 2 से के 1 प्लस के 2 CG कोएफिशिएंट में जा रहा है। मैं यह भी स्पष्ट रूप से लिख सकती हूँ, लेकिन आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है, ठीक है? और यह क्यों प्रतिबंधित है, और यह क्यों प्रतिबंधित है? क्यों एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। इसलिए जब भी हम एक
Q और एक Q1 और Q2 लेते हैं। आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्राप्त करेंगे, जो 0 से 2 CG कोएफिशिएंट तक जा रहा है। मैं यह कह रही हूं, हमने स्पिन हाफ के लिए इसे विस्तृत रूप से किया है। स्पिन 1 के लिए भी आप इसे विस्तृत रूप से कर सकते हैं और ठीक यही तरीका भी होगा और हम वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगी और इस उदाहरण को स्पष्ट रूप से दिखाऊंगी। बस मैंने इसे अभी नहीं किया है, लेकिन हम इसे अभी देखेंगे। क्लियर है कि थिंग्स कैसे चल रही हैं। तो मैंने यह देखा कि रोटेशन प्रॉपर्टीज कैसे हैं और प्रत्येक इरेड्यूसिबल टेंसर है। और आप देख सकते हैं कि स्टेटस के टेंसर प्रोडक्ट को लेकर बहुत समानता है, जो आपको एक अयुग्मित स्टेट देगा जो 9 डायमेंशनल है। और आप इसे युग्मित आधार में हल कर सकते हैं, जो 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और 5 डायमेंशनल 2J + 1J का डायमेंशनल है की अनुमति देगा। क्लियर।